नमस्कार दोस्तों और साथियों, विनायक कंपटीशन क्लासेस में आपका स्वागत है। मैं आपके लिए लेकर आया हूं व्यक्तित्व चैप्टर से जुड़े हुए प्रश्नों की दूसरी श्रृंखला। इस श्रृंखला में आपसे 25 सवाल पूछे जाएंगे और आप अपनी तैयारी को टेस्ट कर सकते हैं। ये 25 प्रश्न व्यक्तित्व चैप्टर पर ही आधारित है। तो लीजिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। पहला प्रश्न है कि शेल्डन ने व्यक्तित्व को किस आधार पर वर्गीकृत किया है। पहला दिया ऑप्शनशील गुण के आधार पर, दूसरा दिया है आपका त्वचा या बालों के रंग पर, सामाजिकता पर, ये शारीरिक रचना के आधार पर। इसका सबसे बेहतरीन आंसर आप सबको पता है कि शेल्डन ने शारीरिक रचना के आधार पर व्यक्तित्व का वर्गीकरण किया है। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं कि बाल अंतर्बोध परीक्षण का निर्माण किसने किया है। बाल अंतर्बोध परीक्षण का निर्माण बायलक ने किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3, आलपोर्ट के अनुसार व्यक्तित्व क्या है। अपूर्व समायोजन है, गत्यात्मक संगठन है, संगठित मनोदैहिक तंत्र है और उपयुक्त सभी। तो आपको पता है कि व्यक्तित्व गुणों का गत्यात्मक संगठन है। जो इसकी परिभाषा दी गई है, आलपोर्ट ने जो इसकी परिभाषा दी है उसमें साफ साफ उसने लिखा है, इसको समझाते हुए लिखा है कि व्यक्ति के उन मनोशारीरिक अवस्थाओं का गतिशील संगठन है जो उसके पर्यावरण के साथ उसकी अद्वितीय सामंजस्य निर्धारित करता है। वही अद्वितीय यानी अपूर्व समायोजन हो गया, गत्यात्मक संगठन हो गया और संगठित मनोदैहिक तंत्र हो गया। इसलिए इसका सही ऑप्शन हो गया उपयुक्त सभी। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं कि समाजमिति द्वारा अध्ययन करने से बालक के किस गुण का पता चलता है। समाजमिति द्वारा अध्ययन करने से बालक के किस गुण का पता चलता है। पहला है आचरण का, दूसरा है सामाजिकता का, ऑप्शन नंबर सी है शारीरिक स्वास्थ्य का और बुद्धि एवं मानसिक शक्तियों का। तो समाजमिति द्वारा अध्ययन करने से बालक के सामाजिकता का पता चलता है। जी हाँ, सामाजिक स्तर का पता चलता है, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर बी सही होगा। इसका ऑप्शन नंबर बी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, समाजमिति से सामान्यतः जिन तथ्यों का पता चलता है वह क्या है। तटस्थता के गुण का पता चलता है, नायक के गुण का पता चलता है, तिरस्कृत या सभी। तो समाजमिति से सामान्यतः जिन तथ्यों का पता चलता है, इसका सही ऑप्शन हो सकता है तटस्थता का भी सही ऑप्शन इसमें दिख रहा है, नायक के गुण का भी, तिरस्कार का भी, इसलिए इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं, निम्न में से व्यक्तित्व मापन की प्रक्षेपी विधि नहीं है। आपका सवाल है कि व्यक्तित्व मापन की प्रक्षेपी विधि कौन सी नहीं है। टैट या रोसा हरमन का स्याही धब्बा परीक्षण, मनोविश्लेषण विधि और कैट चिल्ड्रन परसेप्शन टेस्ट। टैट का थीमेटिक परसेप्शन टेस्ट आप सब लोग जानते ही हैं। तो इसका सही है, आपको सबको पता है कि मनोविश्लेषण विधि जो है यह प्रक्षेपी विधि के अंतर्गत नहीं आती है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन, निम्नलिखित में से जो व्यक्तित्व परीक्षण की विधि नहीं है वह क्या है। निम्नलिखित में से व्यक्तित्व परीक्षण की विधि जो नहीं है, एकदम सही है कि हम निरीक्षण करके व्यक्तित्व माप सकते हैं, शारीरिक परीक्षण से, साक्षात्कार से, ये भ्रमण से हम व्यक्तित्व के किसी व्यक्ति के व्यक्तित्व का मापन नहीं कर सकते। न्यूमैन तथा स्टर्न ने व्यक्तित्व को किन भागों में वर्गीकृत किया है। विश्लेषणात्मक, संश्लेषणात्मक, आयताकार व लंबाकार, अंतर्मुखी और बहिर्मुखी, उपयुक्त में से कोई नहीं। 8वां जो प्रश्न है, न्यूमैन तथा स्टर्न ने व्यक्तित्व को किन भागों में वर्गीकृत किया है। पहला ऑप्शन दिया विश्लेषणात्मक व संश्लेषणात्मक, आयताकार व लंबाकार, अंतर्मुखी और बहिर्मुखी, और ऑप्शन नंबर डी है
उपर्युक्त में से कोई नहीं। इसका सही ऑप्शन जाता है कि न्यूमैन व स्टर्न ने विश्लेषणात्मक व संश्लेषणात्मक जो ये चीज़ें हैं ना, यही मुख्य रूप से इन्हीं भागों में वर्गीकृत किया था। एक संगठित व्यक्तित्व में जो विशेषता नहीं पाई जाती वह क्या है? क्लियर है कि संगठित व्यक्तित्व यानी व्यक्तित्व उसका पूरा संगठित व्यक्तित्व के सारे गुण हैं। तो ये जो झगड़ना वाला ऑप्शन दिख रहा है ना, ऑप्शन नंबर डी, यही नहीं पाया जाना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि नार्सिज्म क्या है। तो आप सबको पता है कि नार्सिज्म क्या है। फ्राइड नार्सिज्म की थ्योरी दी थी कि स्वमोह, खुद से प्रेम, एक युवक की कहानी है जो कि अपने रूप को देख करके खुद मंत्रमुग्ध हो उठता है और नदी के जल में अपने चेहरे को देखता रहता है, भूख प्यास से अंत में मर जाता है। तो यह जो स्वमोह था यानी आत्म प्रेम वाली जो बात थी, यही नार्सिज्म कही जाती है। फ्राइड के संदर्भ में इसका जिक्र आता है। निम्नलिखित में से कौन व्यक्तित्व मापन की प्रक्षेपी विधियां हैं? रोस्टर स्याही धब्बा परीक्षण, प्रासंगिक अंतर्बोध परीक्षण, बाल संप्रत्यय परीक्षण और ऑप्शन नंबर डी दिया है उपर्युक्त सभी। तो आप बताइए, आप लोग बता सकते हैं जो भी साथी हमारे, तो अपना आंसर कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। तो जी हाँ, तो ये सब के सब जो है व्यक्तित्व मापन की प्रक्षेपी विधियाँ, ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट ऑप्शन होगा। चोरी करना पाप है, अनैतिक है, यह कौन कहता है? इदम, अहम, परा अहम, इनमें से कोई नहीं। इद, ईगो, सुपर ईगो, फ्राइड का कथन है, जानते हैं, सिद्धांत है उनका। तो परा अहम आपको जो है ऐसी चीज़ों से धार्मिकता का पाठ, नैतिकता का सर्वोच्च पाठ पढ़ाता रहता है। शरीर रचना पर आधारित व्यक्तित्व के प्रकार किसने बताए हैं? तो शरीर रचना के आधार पर क्रेस्मर और शेल्डन ने व्यक्तित्व के प्रकार बताए हैं। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट होगा कि शरीर रचना के आधार पर जो प्रकार बताए हैं वह ऑप्शन नंबर ए है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। युंग ने व्यक्तित्व के कौन से प्रकार बताए? कोमल, कठोर, तामसिक, सात्विक व राजसिक। ऑप्शन नंबर सी है वात, पित्त, कफ और ऑप्शन नंबर डी है बहिर्मुखी, अंतर्मुखी। तो इस प्रश्न का उत्तर आपके हिसाब से क्या होना चाहिए? युंग ने बताया थे ना, अंतर्मुखी, बहिर्मुखी और उभयमुखी, 3 प्रकार के उसने बताया था। इसलिए इसका जो है विश्लेषणात्मक सिद्धांत जो दिया था, मनोवैज्ञानिक तथ्यों के आधार पर दिया था। तो ऑप्शन नंबर इसका 14वें प्रश्न का डी सही होगा। फ्राइड ने सबसे अधिक बल किस पर दिया है? तो फ्राइड ने सबसे अधिक बल दिया है काम प्रवृत्ति पर। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट होगा। व्यक्तित्व को समझने के लिए व्यक्तित्व के शील गुणों का अध्ययन किस मनोवैज्ञानिक द्वारा किया गया? तो व्यक्तित्व को समझने के लिए व्यक्तित्व के शील गुणों का अध्ययन आलपोर्ट द्वारा किया गया। हिप्पोक्रेटस ने किस आधार पर व्यक्तित्व का वर्गीकरण किया है? कफ पित्त पर आधारित, सामाजिकता पर आधारित, शील गुण पर आधारित और शारीरिक पर आधारित। तो आप सबको पता है इस प्रश्न का आंसर, या हाँ जी हाँ, काले पित्त वाले। तो ये पित्त पर इन्होंने वर्गीकरण किया। या कौन सा प्रश्न था? हाँ जी, प्रश्न नंबर 17 था। तो ये इन्होंने ये कफ पित्त आधारित, ये आपका ऑप्शन सही हो जाएगा। यह हिप्पोक्रेटस का वर्गीकरण था। डिफेंस मैकेनिज्म, रक्षात्मक तंत्र का संबंध किससे होता है? अचेतन मन, अहम, अवचेतन मन, चेतन। डिफेंस मैकेनिज्म का संबंध किससे होता है? इसका सही आंसर हो जाएगा अचेतन मन, अहम, अवचेतन, चेतन। तो इसका सही आंसर जाएगा आपका जी, अहम से। इसका सही हो जाएगा अहम से। ये अहम जो है ना, यही आपके रक्षात्मक तंत्र में या डिफेंस मैकेनिज्म में आता है। क्वेश्चन नंबर 19 है, वंशानुक्रम से प्राप्त निम्नलिखित कारक व्यक्तित्व पर प्रभाव डालते हैं। वंशानुक्रम से प्राप्त निम्नलिखित कारक व्यक्तित्व पर प्रभाव डालते हैं। कारक गल ग्रंथि, पीयूष ग्रंथि, यौन ग्रंथि, सभी। इनमें से ग्रंथि लिखना चाहिए कारक की जगह।
खैर ठीक है, देख लीजिए, गल ग्रंथि, पीयूष ग्रंथि, यौन ग्रंथि और ये सभी। इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा लगभग सबका प्रभाव हमारे व्यक्तित्व के ऊपर पड़ता है, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का आंसर सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, व्यक्तित्व मापन के निरप्रक्षेपण विधियां बताइए। निरप्रक्षेपण मतलब ऐसी विधियां जो प्रक्षेपण विधियां में न आती हों, ठीक ना। तो आत्मकथा, लेखन, प्रश्नावली, जीवन वृत्त, उपर्युक्त सभी। तो अभी आपने प्रक्षेपी विधियों का देखा ही है, तो इसमें क्या आ जाएगा आपका, उपर्युक्त सभी। इसका ऑप्शन नंबर डी सही है। उसमें आपने देखा ना, टेंट, अंतर्बोध, बाल अंतर्बोध, हरमन-रोसा स्याही परीक्षण, ठीक ना, वो प्रक्षेपी विधियां थी। उभयमुखी व्यक्तित्व वाले कैसे होते हैं भाई? अंतर्मुखी होते हैं, बहिर्मुखी होते हैं, अंतर्मुखी और बहिर्मुखी दोनों होते हैं, इनमें से कोई नहीं। इसका सही ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, अंतर्मुखी भी होते हैं और बहिर्मुखी भी होते हैं। व्यक्तित्व मापन की किस विधि में किसी समूह के व्यक्तियों में से पहले पसंद का व्यक्ति चुनने के लिए कहा जाता है? प्रश्न को ध्यान से पढ़िए। व्यक्तित्व मापन की किस विधि में किसी समूह के व्यक्तियों में से पहली पसंद का व्यक्ति चुनने के लिए कहा जाता है? रेटिंग स्केल, प्रश्नावली, निरीक्षण, समाज मिति। तो इसका सबसे बेहतरीन आंसर हो जाएगा मेरे ख्याल से समाज मिति। जी हाँ, इसका सही आंसर होगा समाज मिति, जो होगा यही आपका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, व्यक्ति के अंतर्द्वंद के समाधान में प्रमुख स्थान है। व्यक्ति के अंतर्द्वंद के समाधान में सबसे प्रमुख स्थान उदात्तीकरण, आत्मीकरण, दमन और विस्थापन में उदात्तीकरण का स्थान सबसे प्रमुख है। अंतर्द्वंद का समाधान इसी से होता है। हमारे मस्तिष्क का चेतन भाग कितना होता है? 1/10, 9/10, 3/10, 4/10। तो इसको याद कर लीजिएगा इस प्रश्न को। हमारे मस्तिष्क का चेतन भाग 1/10 होता है, शेष 9/10 जो है अवचेतन का हिस्सा होता है। 1/10 हमारे चेतन भाग का हिस्सा होता है। औपचारिक व अनौपचारिक की विधियां हैं? जीवन इतिहास, साक्षात्कार, प्रश्नावली और प्रक्षेपण। ये हमारा 25वां प्रश्न है आज का। ये सब की सब जो है साक्षात्कार विधियों के अंतर्गत आती होंगी। अगर आपको ये प्रश्न अच्छे लग रहे हैं, समझ में आ रहे हैं, तो आपसे ये आग्रह है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए, ताकि हम आपके लिए और अच्छे से ज़्यादा प्रश्न लेकर के चले आएँ। अगर आपको किसी टॉपिक पे वीडियो चाहिए तो हमें कमेंट में लिखना ना भूलिएगा। हम आपके लिए उस टॉपिक पर जुड़े हुए अच्छे प्रश्न और लेकर के आएंगे। थैंक यू, थैंक्स टू ऑल ऑफ यू।